जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सब काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने बोर्ड की तैयारी को कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस यानी विज्ञान का वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं। अब विज्ञान भी आपका 3 पार्ट में बटा हुआ है कि नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इस सब में से किसका लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं, तो हम लोग आज की वीडियो में फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप सबको पता होगा फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन जो है 6 नंबर में पूछा जाता है। केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, ये सब तो भैया 5 नंबर में पूछा जाता है, सब लॉन्ग क्वेश्चन मानते हैं। लेकिन फिजिक्स जो है, इसका लॉन्ग क्वेश्चन जो है 6 नंबर में पूछा जाता है। मतलब एक क्वेश्चन 6 नंबर बना लीजिएगा तो मिल जाएगा आपको। समझ गए। आज का ये जो पूरा वीडियो है ना, ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा ना, तो आपका 6 नंबर का पूरा जुगाड़ होने वाला है आज के वीडियो में, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो को पेशेंस के साथ में, धैर्य के साथ में पूरा जरूर देखिएगा। और देखिए, फिजिक्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, एक एक क्वेश्चन समझाने में लगभग में आधा घंटा लग जाता है। समझ आएंगे अगर आपको तो, नहीं हवा हवाई में बात करेंगे तो भैया 10 मिनट में भी निकल सकते हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वो आपको पूरा का पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इसीलिए थोड़ा समय गेनिंग होगा, पूरा थोड़ा समय ज्यादा लगेगा वीडियो में। तो इस पूरे जो साइंस का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, साइंस मतलब फिजिक्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हम लोग एक वीडियो में ना करके 2 से 3 वीडियो में करेंगे, ठीक है। ताकि आपको एक दिन में आप 2 क्वेश्चन ही पढ़े, लेकिन काफी अच्छे से पढ़े, समझ करके पढ़े। और ये क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए क्या आए करेगा, तो आप बना करके आ जाए, ठीक। वीडियो को पेशेंस के साथ में, धैर्य के साथ में जरूर देखिएगा। और लिखने विखने का कोई टेंशन नहीं है, इसका पीडीएफ हम आपको बता ही चुके हैं कि भैया पीडीएफ जो है इसका आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट पर मिल जाएगा। वहां जाके आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, इस टाइप का क्यूजेज भी लगा सकते हैं। तो दोनों फायदा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। तो बच्चों, टेलीग्राम चैनल से जरूर से जुड़ जाइएगा। समय बर्बाद नहीं करते हैं, चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है, दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, इसका निवारण कैसे किया जाता है। और देखिए कितना बार पूछा गया है। और सबसे बड़ा मजा का बात क्या है पता है बाबू। देखिए 2011 में पूछा, 16 में पूछा, 18 में पूछा, 20 में पूछा। मतलब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब तो पूछ रहा है ना। तो देखिए आपका 21 में भी नहीं पूछा गया है, 22 में भी नहीं पूछा है, 23 में भी नहीं पूछा है। अब बताइए 3 साल गैप कर दिया है। अब 24 में पूछेगा कि नहीं पूछेगा, बहुते चांस है कि 24 में पूछ दे। क्या कि देखिए छोड़ छोड़ के पूछा है, 11 में पूछा, 12, 13, 14, 15 नहीं पूछा, 16 में पूछ दिया। उसी तरह से इस क्वेश्चन का अनुमान है कि इस बार आपका 2024 का एग्जाम ये क्वेश्चन पूछ दे। इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आज के वीडियो में ही समझ करके खत्म कर देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ओम के नियम को लिखे, इसका सत्यापन करें, एक ग्राफ खींचे। भैया बहुत हार्ड लगता होगा आप सबको, बहुत भारी क्वेश्चन है। अरे भैया कुछ भारी नहीं है, हम बोले कोई जरा सा भी भारी नहीं है, आराम से बन जाएगा। 2013 में, 15 में, 18 में, 20 में देखिए पूछा जा रहा क्वेश्चन है। और ज्यादा चांस है कि इस बार भी पूछेगा। उस हिसाब से क्वेश्चन नहीं लेकर के आए कि भैया पूछा नहीं ये वाला है। उसका देखिए करेंगे, चालक, अचालक, अर्धचालक एवं अतिचालक से आप लोग क्या समझते हैं। 17, 22 में पूछा गया। विद्युत मोटर क्या है, इसके सिद्धांत क्रियाविधि सचित्र वर्णन करें। देखिए ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। डायनेमो क्या है, सिद्धांत क्रियाविधि। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बार 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 पूछा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इस सब क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। और हम आपको पहले बताया कि आज के वीडियो में हम देखिए बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है फिजिक्स का, तो 2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो 2 क्वेश्चन एक काम करते हैं, शुरू से एक तरफ से 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। मतलब दृष्टि दोष क्या है, कितना प्रकार का होता है, निवारण कैसे किया जाता है, सबको इसको देख लेंगे। और ओम का नियम को लिखे और इसका सत्यापन कैसे करेंगे, ग्राफ कैसे खींचेंगे, इसको भी जान जाएंगे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन हम लोग आज के वीडियो में कर लेंगे। अब बाकी ये जो 3 क्वेश्चन बच गया, इसको हम लोग अगला वीडियो लेके आएंगे, उसमें निपटा देंगे। तो कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, इस सब बातों में चलेंगे सीधे क्वेश्चंस पर, ठीक है। चलिए जी, पहला क्वेश्चन है, दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, और और इसका निवारण कैसे किया जाता है। तो देखिए एक क्वेश्चन हम आपको पहले बताया, फिजिक्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो 6 नंबर में पूछा जाता है। तो 6 नंबर इसका कैसे पूरेगा भैया, 6 नंबर कैसे पूरेगा इसका। देखिए तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्वेश्चन है 2 नंबर का। उसके बाद यह कितना प्रकार का होता है, यह 2 नंबर का। और इसका निवारण कैसे किया जाता है, यह 2 नंबर का। तब ना होगा 6 नंबर। तो 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, क्वेश्चन को पार्ट वाइज दिया गया, 3 पार्ट में बांट दिया गया। चलिए इसका हम लोग परिभाषा देखते हैं। दृष्टि दोष। अब देखिए दृष्टि दोष मतलब क्या होता है, दृष्टि मतलब क्या होता है। अब देखिए ना भैया, यहाँ लिखा हुआ है दृष्टि। दृष्टि मतलब क्या होता है, दृष्टि मतलब होता है देखना। और दोष मतलब क्या होता है, दोष मतलब होता है बीमारी हो गया, रोग बोल सकते हैं इसको। तो दृष्टि दोष मतलब क्या हो गया, देखने में रोग। तो देखने में रोग किसको होगा, जानवर को होगा, कुत्ता को होगा, बिल्ली को होगा। अरे भैया आदमी कौन होगा। आदमी को जब देखने में तकलीफ होने लगता है तो इसी को हम लोग बोल देते हैं दृष्टि दोष। इतना आसान शब्द में परिभाषा लेकर के आए हैं कि एक बार पढ़ लेंगे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं। दृष्टि दोष लिख करके जैसे इसी तरह से आपको भी लिखना है, दृष्टि दोष लिख लिया, उसका एड्रेस दे दिए, ठीक है। मानव नेत्र का ऐसा रोग जिसमें मनुष्य को दूर या निकट की वस्तु स्पष्ट स्पष्ट मतलब होता है साफ साफ दिखाई नहीं देती है, दृष्टि दोष कहलाता है। बताइए कहीं भी कोई भी दिक्कत है परिभाषा में। दृष्टि दोष लिख के डैश दिए। ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है बाबू, नंबर अच्छा मिलेगा, ठीक है। मतलब 6 में 6 मिल जाएगा अगर इस टाइप से लिखते हैं तो। हेडिंग बना बना के लिखिएगा तो।
तो दृष्टि दोष क्या है? तो आदमी का आंख का एक रोग है, आंख का एक बीमारी है, जिसमें मनुष्य को दूर या नजदीक का वस्तु साफ साफ स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं दृष्टि दोष। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हो गया भैया, 2 नंबर आपका यहीं पे मिल जाएगा। अगर आप लोग को पूरा क्वेश्चन नहीं आता है, आप लोग सिर्फ इसको भी याद करके जाते हैं कि दृष्टि दोष क्या होता है, तब भी आपको 2 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर आप लोग को कितने दूर मिल जाएगा। उसके बाद कितना प्रकार का होता है, इसका प्रकार लिखना है, तो 2 नंबर आपको इसका प्रकार लिखने में मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कितना प्रकार का होता है। तो लिखा है कि यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है बाबू दृष्टि दोष? मुख्यतः भी लिखना जरूरी है, होता है तो ढेरी प्रकार का, वर्णांगता भी होता है, लेकिन मुख्यतः लिखेंगे ना तो मुख्यतः ही कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, पहला है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, और तीसरा जरा दृष्टि दोष। इसी को कहीं कहीं लिखा रहता है जरा दूर दृष्टि दोष। इसी को ये भी लिखा रहता है जरा दूर दृष्टि दोष। इसी को लिखते हैं जरा दूरदर्शिता। मतलब बहुत से नाम है इसी का। तो तीसरे प्रकार जरा दृष्टि दोष जो है, इसी का 2-3 को नाम है, समझ गए? तो इसको अलग अलग नहीं लिख दीजिएगा, मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। चलिए, और एगो चौथा प्रकार भी होता है, वर्णांगता बोलते हैं इसको, वो हम लोग आगे 12th में पढ़ेंगे। तो अभी मुख्यतः 3 प्रकार का लिखेंगे। अब देखिए, ये तो हो गया भैया 2 नंबर, इसमें भी मिल गया आपको, यहाँ इसमें भी कितना मिल गया? 2 नंबर मिल गया। अब क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है? तो 2 नंबर आपको अब किसमें मिलेगा? निवारण में। तो निवारण के बारे में भी लिखना पड़ेगा। चलिए निवारण भी देख लेते हैं। चलिए पहले इसका परिभाषा देखते हैं, निकट दृष्टि दोष क्या होता है। कभी कभी खाली यही देता है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका जो है किरण आरेख बनाए, चित्र बना करके दिखाए, तो दिखते हैं निकट दृष्टि दोष क्या है। तो देखिए, आदमी बच्चा सब क्या गलती करता है बाबू? बच्चा सब गलती यही करता है, मतलब सब लोग, आप भी गलती कीजिएगा, गलती यही होता है सबसे, कि जो है ना, देखता है भैया ये लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष, तो समझ जाता है कि नजदीक, निकट मतलब क्या होता है? नजदीक। नजदीक दृष्टि दोष मतलब होता है देखने में समस्या, देखने में तकलीफ, नहीं देख पाना, देखने में बीमारी। तो सोच लेता है क्या कि नजदीक देखने में बीमारी होगा इसको, इसीलिए इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। तो ऐसा कोई बात नहीं है, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं काहे कि उसमें जो है ना, रेटिना के पहले कट जाता है, प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना के पहले बन जाता है, तो इसको निकट। रेटिना से दूर बनेगा तो इसको दूर बोलेंगे, वो हम आपको पहले के वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, जब हम लोग चैप्टर कर रहे थे, तो अभी समझने के लिए पढ़ते हैं। तो ये क्या है? मानव नेत्र का ऐसा रोग जिसमें मनुष्य को निकट तथा निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसमें क्या होता है? नजदीके का वस्तु साफ दिखाई देगा और दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। समझ गए? निकट दृष्टि दोष में निकट जो है तो साफ साफ दिखेगा, लेकिन दूर का वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगा, इसको बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। इसका निवारण, निवारण मतलब होता है इसको दूर कैसे किया जा सकता है। इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, निकट है ना, निकट, तो 4 अक्षर है ना, तो लेंस भी लगेगा 4 अक्षर वाला। लेंस क्या लगेगा? ओ बहुत तौल, अवतल लेंस लगेगा। समझ गए? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे? अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। यदि बोले दूर दृष्टि दोष, तो देखिए दूर में 3 अक्षर है ना, दो दीर्घ का रो, इसमें लेंस भी उपयोग करेंगे 3 अक्षर वाला, उत्तो संयुक्त लो उत्तल। ठीक है, 3 अक्षर वाला दोस्त तो 3 अक्षर वाला लेंस, 4 अक्षर वाला दोस्त तो 4 अक्षर वाला लेंस। समझ गए? निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर करेंगे? निवारण किससे करेंगे इसका? अवतल लेंस से। दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा उसको हटाएंगे। ठीक है, और दृष्टि, निकट दृष्टि दोष किसको बोलते हैं? नजदीक का वस्तु साफ दिखेगा, दूर का वस्तु साफ नहीं दिखेगा, तो उसको बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। आशा है जो भी कोई मतलब निकट दृष्टि दोष का जो टॉपिक है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के बाद दूर दृष्टि दोष। चलिए जी, अब देखते हैं दूर दृष्टि दोष क्या होता है। दूर दृष्टि दोष में हम आपको पहले बताए, दूर है, बच्चा क्या समझेगा? दूर दृष्टि दोष मतलब दूर देखने में समस्या, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दूर दृष्टि दोष में दूरे का वस्तु साफ दिखाई देता है और नजदीक का वस्तु साफ दिखाई नहीं देगा। मानव नेत्र का ऐसा रोग जिसमें मनुष्य को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, याद रखिएगा, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है तथा निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, नजदीक का दिखाई नहीं देगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? दूर दृष्टि दोष। समझ गए? और इसका निवारण कैसे होगा? तो निवारण होगा भैया उत्तल लेंस से बना चश्मा का हम लोग प्रयोग करेंगे। उत्तल लेंस वाला चश्मा लगा लेंगे तो इसका निवारण हो जाएगा। हम पहले ही बता दिए कि दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगता है और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगता है। ठीक है, नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला को देखते हैं हम लोग। निकट हो गया, दूर हो गया, अब जरा दृष्टि दोष एक बचा हुआ है। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होगा? मानव नेत्र का ऐसा रोग जिसमें मनुष्य को ना तो अत्यधिक दूर की वस्तु और ना ही अत्यधिक निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ना ही अत्यधिक निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, इसको जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें भैया आदमी को नहीं ज्यादा पासे का चीज दिखाई देगा और नहीं ज्यादा दूरे का चीज दिखाई देगा, इसको बीच का चीज दिखाई देगा। समझ गए? पास का भी नहीं दिखाई देगा, दूर का भी नहीं दिखाई देगा, इसको बीच वाला चीज दिखाई देगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जरा दृष्टि दोष। इसी को बोलते हैं जरा दूर दृष्टि दोष। समझ गए?
जरा दूर दृष्टिदोष या जरा दृष्टिदोष कहलाता है। अब इसका उपाय तो इसका निवारण कैसे होगा? इसके लिए बाइफोकल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। बाइफोकल लेंस क्या होता है? तो चश्मा में एगो लेंस नीचे एगो लेंस ऊपर लगाता है। तो एक जगह लगाता है उत्तल, एक जगह लगाता है अवतल, समझ गए? ऊपर में लगा दिया उत्तल, नीचे में लगाता है अवतल। तो यदि पास का अक्षर है उसको पढ़ने के लिए हम लोग नीचे देखेंगे चश्मा में, और दूर का चीज देखने के लिए उत्तल देखेंगे, समझ गए? तो इस तरह से ये लेंस होता है, इसको हम लोग बाइफोकल लेंस बोलते हैं। जरा दृष्टि दोष का मतलब निवारण में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ओम के नियम को लिखें तथा इसके सत्यापन के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। पहले ओम का नियम को लिखना है, इसमें आपको 2 नंबर मिलेगा। लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। और उसके बाद इसका सत्यापन के लिए प्रयोग करना, ये है आपका 4 नंबर का। दोनों मिला के कितना हो गया भैया? 6 नंबर का हो गया। और यही बना खाइएगा तब ना 6 नंबर मिलेगा, यही नहीं बना खाइएगा 6 नंबर नहीं मिलेगा। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं बनाना। ओम का नियम को लिखना है और उसके बाद इसका सत्यापन करना है। पहले ओम का नियम लिखेंगे 2 नंबर के लिए। ओम का नियम लिखते हैं, चलिए जी। तो ओम का नियम क्या है भैया? ओम का नियम है अचर ताप पर किसी चालक पदार्थ में, देखिए बात क्या है बाबू, इसमें बोला जा रहा है ओम का नियम। ओम जो महाशय थे उन्होंने बताया कि भैया एगो तार है, ठीक है, तार है, इसमें जितना ज्यादा वोल्टेज होगा, जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतने ज्यादा इसमें करंट का प्रवाह होगा, उतने ज्यादा करंट बहेगा इसमें। मतलब ओम नाम के एगो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि भैया एगो तार ले लो, ठीक है, एक तार ले लो। ये तो आप लोग घर में भी करके देखोगे, इससे एगो बल्ब जोड़ दो भैया, आप जोड़ दिए, ठीक है। अब इसमें वोल्टेज जितना हम लोग बढ़ाएंगे उतने ज्यादा जो है, उतने ज्यादा धारा का मान बढ़ेगा, और जितना धारा बढ़ेगा उतने ज्यादा जोर से बल्ब भगभगा के जलेगा, समझ गए? तो ओम महाशय ने बोला कि भैया आपके पास जो है एक तार ले लीजिए, इसमें वोल्टेज बढ़ाते जाइए, तो आप देखेंगे कि बल्ब जो है खन खना करके जलना शुरू हो जाएगा। मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ेगा उतना ज्यादा रोशनी बल्ब करेगा। मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज होगा परिपथ में उतना ज्यादा धारा बहेगा। बस इसी को जो है ओम का नियम हम लोग बोलते हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा वैज्ञानिक मतलब शब्द में लिख देंगे इसको। भैया वो वैज्ञानिक था ना, उसका कद्र करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इसी को शब्द में लिखा गया अचर ताप पर। अब ताप अचर, अचर मतलब होता है कांस्टेंट, ताप बदलने वाला नहीं होना चाहिए। जैसे अगर ताप 40 डिग्री सेल्सियस, वातावरण के बारे में बोल रहे हैं, 40 डिग्री सेल्सियस है तो वही रहे, 50 है तो 50 ही रहे, मतलब ये सब चेंज नहीं हो। तो अचर ताप पर किसी चालक पदार्थ में के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, अब विभवांतर इसी को वोल्टेज को बोलते हैं। दोनों सिरों के बीच में जितना वोल्टेज होगा, जितना विभवांतर होगा, विभवांतर को भी से लिखते हैं, पदार्थ में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती, देखिए समानुपाती का मतलब पहले हम लोग समझ लेते हैं, तब ना उनका नियम समझ पाइएगा। तो जैसे कोई भी चीज दिया हुआ है, ए समानुपाती बी दिया हुआ है, इसका मतलब होता है, समानुपाती लिखने का मतलब होता है कि यदि हम लोग ए के मान में वृद्धि करेंगे, बी का मान भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ए के मान में कमी करेंगे तो बी का मान भी ऑटोमेटिक घटेगा। यही होता है समानुपाती का मतलब। इसी में एक तो और चिन्ह होता है जिसको हम लोग व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, वो भी समझ लेते हैं। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, एक ऐसा भी मिल जाएगा ए समानुपाती 1/बी, इसको हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन में। व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है उल्टा, समझ गए? इसमें क्या होता है, यदि ए को बढ़ाइएगा ना तो बी घट जाएगा, यदि ए को घटाइएगा ना तो बी बढ़ जाएगा, समझ गए? यदि ए घटेगा तो बी बढ़ेगा, बी घटेगा तो ए बढ़ेगा। इसमें उल्टा होता है और इसमें सीधा होता है। तो यदि ए घटाएंगे तो बी भी घटेगा, ए बढ़ाएंगे तो बी भी बढ़ेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग समानुपाती, समझ गए? तो इसमें बोला जा रहा है भैया अचरता पर दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर मतलब बी, और विद्युत धारा प्रवाहित विद्युत धारा को लिखते हैं आई से। तो विभवांतर और विद्युत धारा आपस में समानुपाती होता है। अचर ताप पर किसी चालक पदार्थ में प्रवाहित धारा, सॉरी, दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर पदार्थ में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, भी समानुपाती आई। यही है ओम का नियम। अब इसको हम लोग लिख देते हैं पीडीएफ में, ताकि आप तक जो पहुंचे उस पीडीएफ में ये भी लिखा हुआ हो, ठीक है? चलिए जी, तो कौन सा पेन ले लिया जाए? ब्लैक पेन ले लिया जाए। चलिए, तो होता क्या है, तो इसमें क्या लिखेंगे, तो देखिए बोला जा रहा है कि चालक पदार्थ के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर को लिखते हैं भी, ठीक है, और पदार्थ में प्रवाहित धारा, धारा को लिखते हैं आई, और ये दोनों आपस में होता है समानुपाती। यही है ओम का नियम। इसको आपको जरूर लिख करके आना है। नीचे में परिभाषा ऊपर में लिखेंगे, इसको नीचे में लिख करके आएंगे। अब देखिए, जब समानुपाती का चिन्ह को हटाएंगे हम लोग, ये जो समानुपाती है इसको हटाएंगे तो बाहर से एक एलियन आएगा। आप जानते हैं समानुपाती हटता है तो एक एलियन आता है बाहर से, वो एलियन एलियन है यहाँ पर आर। देखिए, भी पहले से था इसमें, आई भी पहले से था, आर बाहर से आया ना। समानुपाती को जब हम लोग बाहर बराबर में बदलते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पर वो कांस्टेंट है आर। अब थोड़ा सा आर के बारे में लिख देते हैं। आर क्या है भैया? तो यहाँ पर आर जो है एक नियतांक है। क्या है? नियतांक है।
और आरए को हम लोग क्या बोलते हैं, आर को हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोला जाता है, प्रतिरोध बोला जाता है। समझ गए, ये तो हम आपको पहले वीडियो में बताए, जब पूरा चैप्टर पढ़ाए थे तो देखे होंगे वीडियो, उसमें हम बता चुके हैं ये सब चीज। तो इतना को आपको लिख कर करना है। यदि क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो इतना को तो जरूर ही लिखना है। अचरता पर चालक पदार्थ में प्रवाहित धारा दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभव अंदर के समानुपाती होता है। बी समानुपाती आई, अब समानुपाती को बराबर में बदलेंगे तो बी बराबर आई आर होगा। आर एक नियतांक है और इसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, इतना को तो आपको लिख करके आना है। ये हो गया आपका 2 नंबर का हिसाब किताब। ये जो 2 नंबर वाला है ये हो गया 2 नंबर का हिसाब किताब। अब हम लोग 4 नंबर वाला हिसाब किताब देखते हैं। तो देखिए, इसका सत्यापन के लिए प्रयोग करना है। सत्यापन के लिए प्रयोग करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एगो पहले परिपथ बनाएंगे। तो चलिए हम परिपथ बनाते हैं एक। और परिपथ के लिए क्या करेंगे, एगो तार लेंगे, बिजली का एगो तार ले लिए, अब भैया उसको इस रूप में ढाल देंगे। और इसे करके यहाँ लाए और यहाँ पर प्रतिरोध लगा दिए ऐसे करके। ये हो गया प्रतिरोध मतलब तार का। और नीचे लाए, यहाँ पर एगो स्विच लगा देंगे। स्विच लगाए और इसको एगो सेल से जोड़ देंगे। सेल कैसा होता है आप लोग देखे होंगे, एगो है तो सेल है, ढेरी हो जाता है तो बैटरी बन जाता है। ये लग गया सेल से जुड़ गया ही। और देखिए, अच्छा एक बात बताइए, इसमें क्या हो रहा है, विभवांतर और विद्युत धारा का काम ना है, तो इसको नापेंगे तब ना समानुपाती दिखाएंगे। तो इसको नापने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इसको नापने के लिए तो आपको पता होगा कि भैया विद्युत धारा को नापते हैं एमीटर से, और एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये हो गया एमीटर। और प्रतिरोध अभिमान और प्रतिरोध सॉरी विभवांतर को नापते हैं वोल्ट मीटर से। तो इसके लिए जो है हम लोग भी लगाएंगे जो इस समांतर क्रम में जुड़ा होता है। विद्युत धारा को हम लोग एमीटर से नापते हैं, विद्युत धारा को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। विभवांतर जो है उसको हम लोग वोल्ट मीटर से नापते हैं, इसको जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ने का कारण ये है कि इसका जो विभवांतर है, इसका जो प्रतिरोध है बाबू, प्रतिरोध ये बहुत ज्यादा होता है। प्रतिरोध को कम करने के लिए जो है ना, इसको हम लोग समांतर क्रम में लगाते हैं। समझ गए, तो यही कारण है। बन गया आपका परिपथ। ये क्या है, ये है भैया, इसको हम लोग बोलते हैं सेल। सेल का ये बड़का वाला डंटा प्लस में, छोटका वाला माइनस में होता है। ये है आपका कुंजी। कुंजी मतलब स्विच है, ठीक है, यहाँ पर लगा दिए कुंजी। और ये है आपका वोल्ट मीटर, ये है अमीटर। वोल्ट मीटर से हम लोग विभवांतर नापेंगे, अमीटर से हम लोग प्रतिरोध नापेंगे। ठीक है, इतना को हम लोग को लिखना था। और ये है आपका, यही है प्रतिरोध, इसको आर लिख दीजिए। ये हो गया आपका प्रतिरोध। चलिए, ये हम लोग का परिपथ बन के हो गया तैयार। अब हम लोग स्विच ऑन करते हैं और देखते हैं कि स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा। स्विच ऑन करेंगे तो करंट प्रवाहित होगा। करंट किधर से किधर जाएगा, प्लस से जाएगा माइनस की तरफ, तो इधर से निकला। इसका चेंज कर लेते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। इधर से निकला ऐसे करके, किधर जाएगा, वापस घूम करके माइनस में घुस जाएगा। ऐसे नहीं जाता है, करंट का फ्लो ऐसे होता है, ऐसे ही तो प्रवाहित होता है। अब हम लोग क्या करेंगे भैया, परिपथ बना दिए। अब हमको देखना है कि ई जो है भी का मान बढ़ाने से आई का मान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, यही हमको साबित करना है कि भी का मान जब हम लोग बढ़ाएंगे, भी का वैल्यू को बढ़ाएंगे तो आई का भी जो वैल्यू है वो बढ़ना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, सेल क्या करता है, सबसे पहली बात सेल करता है विभवांतर उत्पन्न करता है। तो एगो सेल लगाए तो विभवांतर कम था, तो भैया विभवांतर कम था, प्रति इसका जो है विद्युत धारा भी कम प्रवाहित हुआ। यह कैसे पता चलेगा, तो ये जब हम लोग वोल्टमीटर एमीटर से नापेंगे, सेल से मान लीजिए नापे तो सेल से जब करंट प्रवाहित हुआ इसमें, तो विभवांतर जो है वोल्टेज जो है वो आ गया मान लीजिए 5 वोल्ट। ठीक है, और इसमें एमीटर से हम लोग विद्युत धारा नापे तो एमीटर से जो विद्युत धारा नापे उसका मान आ गया 10 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद फिर एक और सेल लगा दिए, इसमें एक और सेल लगाए, 2 सेल हो गया। अब 2 सेल लगाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा। अब वोल्टेज बढ़ाए तो भैया वोल्टेज, अब मान लीजिए अब हो गया वोल्टेज, जब विभवांतर से नापे तो 10 वोल्ट हो गया। फिर विद्युत धारा नापे तो भैया ये जो है 20 एम्पियर हो गया। इस तरह से हम लोग नाप नाप के देखेंगे। तो देखिए उसको नाप नाप के हम लोग देखते हैं। चलिए पहले इसको मिटा लिया जाए जो आलतू फालतू लिखे हैं समझाने के लिए आप। चलिए जी, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं इसमें। चलिए इतना को लिख दिए। अब इसको जो भी चीज इसमें किया ना बाबू, उसको हम लोग शब्द में लिखना पड़ेगा, उसको अपना शब्द में लिखना पड़ेगा। ये सब क्या कर दिया, एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा, जो कॉपी चेक रहा है उसको तो लिख के दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग लिख करके लाया। चलिए, ओम के नियम का आप सत्यापन देखते हैं कैसे होता है। तो लिखे हैं, एक चालक तार, एक तार लिए, एक एमीटर लिए, वोल्ट मीटर लिए, कुंजी लिए, कुंजी मतलब स्विच होता है, और एगो सेल लिए। इस सब को लेकर के चित्र के अनुसार हम लोग सजा लिए। जैसा यहाँ पर चित्र बनाया है उस हिसाब से हम लोग इस सब चीज को, एगो तार को, एमीटर को, वोल्ट मीटर को, कुंजी को, सेल को, ये सब लेकर के सजा लिए हैं। ठीक है, एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए, एमीटर को हम लोग देख पा रहे होंगे श्रेणी क्रम मतलब एक श्रेणी में जोड़ दिए हैं। और वोल्ट मीटर को अलग से एगो तार निकाले हैं, यहाँ से देख पा रहे होंगे, यहाँ से एक अलग तार निकाले हैं और यहाँ से अलग तार निकाले हैं, इन दोनों को बाहर से जोड़े हैं वोल्ट मीटर को, इसको बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन।
तो वोल्टमीटर को हम लोग समांतर क्रम में जोड़े हैं। ऐसा क्यों किए हैं? कि एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, वोल्टमीटर का प्रतिरोध ज्यादा होता है, इसीलिए वोल्टमीटर का प्रतिरोध कम करने के लिए हम लोग इसको समांतर क्रम में लगाते हैं। और समांतर क्रम में लगाने के बाद प्रतिरोध जो है उसका मान जो है कम हो जाता है, ठीक है, प्रतिरोध का वैल्यू घट जाता है। चलिए, तो इतना सा तो यहाँ पे लिखना ही था कि भैया तार उर को सबको जोड़ के समांतर क्रम में जोड़ दिए। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि अब जो क्या करेंगे, सेल का संख्या धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो परिपथ में वोल्टेज बढ़ेगा। वोल्टेज बढ़ेगा, भैया क्या होगा, विद्युत धारा बढ़ेगा। इस सब का मान नोट कर लेंगे और उसके बाद इसका अनुपात निकाल के दिखा देंगे भैया समानुपात हो रहा है। चलिए, इसको हम लोग यहाँ लिखे, इसको अलग शब्द में लिखना था, हम पहले बता दी। अब क्या करते हैं हम लोग, स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करेंगे तो परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। अब धारा प्रवाहित होगी, बारी बारी करके हम लोग सेल का संख्या को बढ़ाएंगे। सेल को 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ाते जाएंगे। उससे उससे जो विभवांतर और विभवांतर धारा के मान में जो भी परिवर्तन आएगा उसको नोट कर लेंगे। और मान लीजिए एक बार भी आ गया आपका 5 वोल्ट, और ए आ गया, मतलब आई आ गया, विद्युत धारा आ गया आपका 10 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद फिर एक बार एक दूसरा सेल लगाए तो दूसरा सेल विभवांतर हो गया 10 वोल्ट, और विद्युत धारा जो नापे वो आ गया आपका 20 एम्पियर। ठीक है, और फिर तीसरा बार 3 गो सेल लगाए तो विभवांतर आ गया आपका 15 वोल्ट, और धारा का मान आ गया आपका 30 एम्पियर। इस तरह से धारा का मान बदला, विभवांतर का मान बदला। अब क्या किया हम लोग, अनुपात निकाल के देखे, भी और आई का अनुपात निकाले। भी और नीचे में है आई, इधर का अनुपात निकाले तो भैया 1/2 आया। यहाँ पे भी काटेंगे तो 1/2 आएगा, यहाँ पे भी काटेंगे तो 1/2 आया। अनुपात लगभग में समान आ रहा है। इसी से ओम का नियम का सत्यापन हो जाता है। यही तो दिखाना था कि अनुपात समान होता है। अब अनुपात समान होगा तो इसी को तो बोलेंगे समानुपाती ना बाबू। जब अनुपात समान आने लगे तो इसी को समानुपाती बोलते हैं, तो हो गया समानुपाती, अनुपात समान आ गया। ठीक है, तो इतना को आपको लिख करके दिखाना था उस पर, और हम लिख दिए। और पीडीएफ पहुंचेगा तो आराम से लिख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद है ग्राफ, इसका ग्राफ बना के दिखाना है। 2 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा, 2 नंबर मिलेगा आपको ग्राफ में, समझ गए? तो अब ग्राफ बना के दिखाना है। तो समानुपाती का ग्राफ आप याद रखिएगा, जहां भी समानुपाती का ग्राफ बोले खींचने के लिए, समानुपाती का ग्राफ ऐसा होता है, एक सरल रेखा में सीधा रेखा ऐसे कर जाता है, यही होता है समानुपाती का ग्राफ। तो किसके किसके बीच में ग्राफ खींचेंगे जानते हैं? विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में ग्राफ खींच के इसे सीधा लकीर खींच देंगे, यही हो गया इसका ग्राफ। और यही हमको बना के दिखाना था। बताइए, इतने को हम 2 नंबर मिल जाएगा तो बना देंगे। चलिए जी, तो अब देखते हैं हम लोग ग्राफ। तो देख पा रहे होंगे यही ग्राफ है, इधर धारा जा रहा है, इधर विभवांतर जा रहा है, और बीच में एगो सीधा रेखा खींच दिया, यही इसका ग्राफ है। ठीक है, तो ग्राफ इस तरह से बनाएंगे। और थोड़ा सा ग्राफ में लिखना भी पड़ेगा, तो लिख भी देंगे। लिखने की क्या लिखना है वो हम बताते हैं आपको। लिखेंगे, यदि भी को एक्स अक्ष मान लिया जाए। देखिए, ये एक्स अक्ष होता है ना, ये वाई अक्ष होता है ना, तो भी वाला को मान लीजिए एक्स अक्ष, और आई मतलब धारा जो है इसको मान लीजिए वाई अक्ष, लेकर के वो ग्राफ खींचेंगे ना, तो एक सरल रेखा, इसका जो ग्राफ है एक सीधा रेखा में प्राप्त होगा। इसी से ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है कि भैया इसका ग्राफ जो है सरल रेखा में आया। यही तो ओम के नियम का सत्यापन है। इन दोनों का अनुपात हमेशा समानुपात होगा, मतलब अनुपात बराबर होगा। यहाँ पर भी मान जो है वो बराबर होगा यहाँ पर। इस रूप में लिख करके दिखाना था। हम 2 क्वेश्चन कराए, और पहले ही बोले कि 2 क्वेश्चन कराएंगे, समय ज्यादा लगेगा, लेकिन घबराइएगा मत, आराम से पेशेंस के साथ में बैठे रहिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, टोटल हम लोग 2 क्वेश्चन बोल दिए थे एक वीडियो में करेंगे, तो 2 ही क्वेश्चन को किए हैं। और बाकी जो क्वेश्चन आपका रह गया है 3 4 क्वेश्चन, उसको हम लोग अगले वीडियो में निपटा देंगे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन किए, समझ के किए, याद करवा के किए। आशा है कि जो भी क्वेश्चन किया आपको क्लास में याद हो ही गया होगा। और पहला क्वेश्चन तो भैया 100% रटिएगा जाएगा, क्वेश्चन बहुत चांस है कि इस बार पूछ दे। वैसे तो सारा क्वेश्चन जो भी बताया इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन पहला क्वेश्चन जो दृष्टि दोष वाला है वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर याद करके जाइएगा। ऐसा है, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।